नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं दिनेश आपको विज्ञान एवं पर्यावरण से जुड़े रहस्यों से अवगत कराने वाला हूं। आज हम विज्ञान के अंतर्गत मौलिक सिद्धांतों से फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें मैं आज आपको विज्ञान के अंदर, विज्ञान में से 3 शाखाओं में बटा हुआ है। अगर आप देखें तो अगर विज्ञान को हम सही से ऑब्जर्व करें तो वह 3 शाखाओं में बटा हुआ है। विज्ञान हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है। अगर मैं पहला भाग देखूं तो जीव विज्ञान आएगा, बायोलॉजी, है ना। दूसरा आ जाएगा हमारा रसायन, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा भौतिकी। तो विज्ञान को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। भौतिकी, पेन देना, पेन। विज्ञान को 3 भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम जो सेगमेंट उठा रहे हैं विज्ञान का, वो कौन सा है? जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान से संबंधित हम मौलिक नियमों को, मौलिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से मौलिक सिद्धांत आते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको नए सिरे से। तो अगर मैं देखूं विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को, तो मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत हमें इम्पोर्टेंट अगर जो देखना है मुझे, तो वो क्या आएगा? सबसे पहला टॉपिक है मेरा जैव विकास। अगर हम जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जीवों के विकास या जीवों की उत्पत्ति के विषय में पढ़ना होगा, है ना। अगर जैव विकास को देखूं तो जैव विकास होता क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के क्रमिक विकास या पीढ़ी दर पीढ़ी विकास का अध्ययन किया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं? जैव विकास, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति, उनकी पीढ़ियों में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, वही क्या है? जैव विकास, है ना। जैव विकास के सिद्धांतों को हम, कुछ मूलभूत नियम हमें कुछ वैज्ञानिकों ने दिए हैं, जिनको हम सभी लोग मानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे लैमार्कवाद, है ना। लैमार्कवाद में क्या कहा जाता है? लैमार्कवाद की अगर मैं बात करूं तो लैमार्क एक वैज्ञानिक का नाम था, जिनकी फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने कुछ जैव विकास के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। यह पुस्तक उन्होंने कब लॉन्च करी थी? 1809 में। 1809 में उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे इस पुस्तक के अंतर्गत, जिसे हम लैमार्कवाद कहते हैं। इसमें से 3 सिद्धांत जो हैं मुख्यतः थे, है ना। हमारे प्रश्न में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैव विकास के सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो वहाँ पर एक ऑप्शन में अगर लैमार्कवाद आ जाता है तो हम लगा देते हैं, है ना। लैमार्क की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, क्या नाम था? फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजिक। तो यहाँ से हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। सिद्धांत में 3 तथ्यों पर बल दिया गया था। कौन कौन सा? वातावरण का प्रभाव, यानी कि जो जीव हैं या जैविक विकास है, उसमें वातावरण किस प्रकार का प्रभाव प्रभावित करता है। जैविक विकास में वातावरण जो है किस प्रकार से प्रभाव डालता है। अगर मैं बात करूं जैविक विकास में वातावरण किस प्रकार से प्रभाव डालेगा? जो जीव, फॉर एग्जाम्पल, जो जीव अधिक ठंड नहीं सहन कर पाते, अगर वो सर्दियाँ और ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो वो क्या होंगे? मर जाएंगे अपने आप। और कुछ जीव ऐसे हैं जो कि ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते, तो जैसे ही ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी वो जीव मर जाएंगे। कहने का मतलब जो है कि जैव विकास में वातावरण जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से जो जो जीव सर्वाइव कर जाते हैं वातावरण में वह रह जाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। दूसरा
चीज निकल के आई कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग पर। तो जैव लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है वह मूलतः अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग पर ही टिका हुआ है ना। यह सिद्धांत वैसे भी इस सिद्धांत का दूसरा नाम ही है अंगों के उपयोगिता एवं अनुपयोगिता के ऊपर सिद्धांत, ठीक है, लैमार्कवाद को कहते हैं। अगर मैं दूसरी की बात करूं तो अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग को कैसे समझेंगे हम, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो हिरण था, पहले हिरण था तो वो पहले घास जमीन पर मिल जाती थी तो जमीन की घास को खा लेता था, लेकिन कुछ प्रकृति में वातावरण में परिवर्तन आए जिसके कारण क्या हुआ कि घास की भूमियाँ कम होती चली गई। घास की भूमियाँ कम हुई तो उनका भोजन तो घास ही था हिरण का, लेकिन वो धीरे धीरे किस पर डिपेंड होने लगे, पेड़ पौधे पर, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों पर वो क्या होने लगे, डिपेंड होने लगे। पेड़ पौधों की पत्तियों पर डिपेंड होने के कारण उनको क्या हुआ कि उन्होंने गर्दन को उठा कर, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, पहले ये नॉर्मली नीचे खा रहा था, अब वह क्या कर रहा है, ऊपर पत्तियों की तरफ अपना मुंह और आगे के पैरों को थोड़ा सा उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण हुआ क्या कि उसके ये जो अंग हैं आगे आगे के गर्दन और पैर इनका बार बार उपयोग हुआ, है ना, अंगों का बार बार उपयोग हुआ। तो अंगों की उपयोगिता यहाँ पर ज़्यादा बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ कि इन अंगों में जिन अंगों की उपयोगिता ज़्यादा होती है वह अंग हमारे बढ़ते चले जाते हैं, बाकी अंग जिनकी उपयोगिता कम होती है उनका विकास कम होता है। यही लैमार्कवाद का सिद्धांत था। तो आगे के जो पैर और गर्दन उपयोग हुई जिसके कारण वह क्या हुआ, आगे के पैर और गर्दन बढ़ती चली गई, उनका विकास अधिक हुआ। तो आगे चल के यह जो हिरण थी वही किस रूप में परिवर्तित हो गई, आपके जिराफ के रूप में। और यही जो उपार्जित लक्षण है, किसके उपार्जित लक्षण हैं, हिरण के उपार्जित लक्षण कौन से थे कि उसकी टांगें और गर्दन बड़ी हो गई। ये लक्षण आगे प्रोसीड हुए, आगे प्रोसीड होकर यही लक्षण क्या कहलाए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये तीसरा भी उन्हीं का सिद्धांत था, किसका, लैमार्क का। इसी को हम लैमार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक हमारे डार्विन थे। डार्विनवाद के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, डार्विन ने भी अपनी एक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी है, जो कि जैव विकास के सिद्धांतों को दर्शाती है। तो वह किसकी थी, डार्विन की। इसे प्रकृति का चयन सिद्धांत भी कहते हैं। डार्विनवाद को क्या कहते हैं, प्रकृति का चयन सिद्धांत। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो वो ये भी बनता है कि प्रकृति का चयन सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता दोगे डार्विन ने दिया। या डार्विनवाद को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हो चयनवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि चयनवाद का सिद्धांत क्या कहलाता है, डार्विनवाद भी कहलाता है। इस प्रकार से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बन सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि डार्विनवाद में हुआ किस बात पर डार्विन ने जोर दिया। डार्विन ने भी 3 सिद्धांत दिए थे। जीवित जीवों के बीच संघर्ष, यानी कि उनका कहने का मतलब ये था डार्विन साहब का कि जो जीवित जीव हैं या जो जीव जन्म ले रहे हैं वो कब तक सर्वाइव, कौन जीव रह पाते हैं, कौन जीव जीवित रह पाते हैं, कौन जीव नहीं रह पाते। जो भी जीव भ्रूण अवस्था से ही, यानी कि वह अपने गर्भ से ही संघर्ष करना प्रारंभ करने लगते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाते। संघर्ष कैसा कि वातावरण के प्रभाव के कारण भी, है ना। जो जीव जीवित जीवों के बीच संघर्ष होता है, जो जीव जीत जाता है, वह जो जीव सरवाइव कर जाता है संघर्ष में, वह क्या रह जाता है, जीवित। इनके अनुसार जो जीव संघर्ष में जीवित रह जाते हैं वही क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, बाकी सब जीव मर जाते हैं। इनके अनुसार ये था। दूसरा इन्होंने कहा अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति। अगर मैं देखूं तो पृथ्वी पर ऐसे कई जीव हैं जो हजारों की संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं। अगर ऐसा होता कि प्रकृति उन सबको बढ़ावा दे देती, यानी कि उन सबको जीवित रखती, तो मैं कहूं कि ये पृथ्वी सारी उन्हीं जीवों से भरी होती, आपको दूसरे जीव दिखाई ही नहीं देते। अगर एक एक बच्चे के 1000 बच्चे हुए
यानी कि अगर वो सब जीवित रह जाएं तो ये पृथ्वी उन्हीं जीवों से भर जाएगी, हमारे लिए यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगी। तो प्रकृति क्या करती है, उन सब का वर्ण नहीं करती। प्रकृति में अपने आप ही वह जीव नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति का ऐसा अपना चक्र है जिसमें वो जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनमें से अधिकतर जीव मर जाते हैं। बचे हुए जीवों को प्रकृति वर्ण कर लेती है और उनकी संतति को आगे बढ़ाती है। यही डार्विन ने बोला था। तीसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि ओ योग्यता की उत्तरजीविता, यानी कि जो जीव योग्य होते थे, कहने का मतलब ये है कि जिन जीवों में सरवाइव करने की क्षमता होती थी वही जीव जीवित रह पाते थे इस धरती पर, बाकी सभी जीव मर जाते थे, क्योंकि जो संघर्ष करेगा वही तो जीतेगा, सीधा सा बात। तो डार्विनवाद के अनुसार तीसरी बात क्या थी, योग्यता की उत्तरजीविता। जो जीव जीने योग्य थे या फिर सरवाइव कर जाते थे वही जीवित रहते थे, बाकी सब मर जाते थे। ये सारा ये किसने बोला था, डार्विन। तीसरा आता है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद में क्या है, अगर मैं देखूं तो इसको किसने बताया था, वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने 1901 में नई जीवित जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, नव डार्विनवाद क्या होता है। यानी कि इन वैज्ञानिक के नाम से भी आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूगो डी ब्रीज ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो उस सिद्धांत के दो नाम हो सकते हैं, एक तो उत्परिवर्तनवाद भी कह सकते हैं या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, नव डार्विनवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्परिवर्तनवाद को एक और नया नाम दे दो, वो क्या था, डार्विनवाद या नव डार्विनवाद। ह्यूगो डी ब्रीज ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, नव डार्विनवाद या फिर उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपको ये बनेगा। और इस सिद्धांत के अनुसार नए जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों के क्रम विकास के कारण नहीं होती। ठीक है, अब तक डार्विनवाद में क्या कहा गया था, डार्विनवाद में ये कहा गया था कि लक्षणों के क्रम के विकास के कारण क्या होता है, उनमें परिवर्तन आता है। लेकिन यहाँ पर नव डार्विनवाद में ये बोला था कि उसका कारण नहीं, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट और स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। नए जीव कैसे होते हैं, आकस्मिक परिवर्तन। अब ये आकस्मिक परिवर्तन किस कारण हो सकता है, दो कारणों से हो सकता है, या तो जीव के जीन में ही परिवर्तन हो जाए। ठीक है, अब ये जीन में परिवर्तन आजकल हम नई नई टेक्निक से कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रकृति के कारण अचानक उनके जीन में परिवर्तन हो जाता है तो नई प्रजातियां जन्म ले लेती हैं इस पृथ्वी पर। ऐसा किसने बोला था, ह्यूगो डी ब्रीज ने। कब बोला था, 1901 में। दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा भी क्या हो जाता है, भिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे कि गुणसूत्रों में अगर उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाए या फिर उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए, इसके कारण भी नई जातियों का जन्म होता है। इसी को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद। लास्ट आता है हमारा पुनरावर्तन सिद्धांत। पुनरावर्तन सिद्धांत क्या कहता है, इसको और देख लें। अर्नेस्ट हैकस, किस वैज्ञानिक का नाम, अर्नेस्ट हैकस ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका, पुनरावर्तन का सिद्धांत। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना। इसके अनुसार किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था के समान होती हैं। यानी कि इनके अनुसार कहने का मतलब ये था, जो भी जीव अभी भ्रूण में हैं, इनके जो पूर्वज रहे होंगे, वो भ्रूण में कोई मान लो जीव है और इनके जो पूर्वज थे वो वयस्क अवस्था में रहे होंगे। इन दोनों की स्थिति क्या होती है, इन दोनों की स्थिति समान होती है। ऐसा पुनरावर्तन सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, इनकी अवस्थाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति जीव रसायन के रूप में समुद्र में हुई थी। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये था अर्नेस्ट हैकस का
कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवों की उत्पत्ति हुई, वो सबसे पहले कहाँ हुई है? समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर भी कैसी? कि वहाँ पर जो रसायन प्राप्त हुए हैं हमें, कहाँ? समुद्र के अंदर जो रसायन हैं, जीव रसायन, उनसे हमारे सबसे पहली बार इस धरती पर कुछ जीव उत्पन्न हुए होंगे। जीवन के उद्भव में कार्बन एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों के हजारों वर्षों तक, है ना, उन दोनों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बीच में हजारों वर्षों तक क्रियाएं हुई। इनके अनुसार हजारों वर्षों तक क्रियाएं हुई, जिसके कारण क्या हुआ? नए जीवों का जन्म हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू।